Today we study interhalogen compounds. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो दो हैलोजन से मिलकर बने हुए रहते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं और ये हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है XX गैस, एक होता है XX-3, एक होता है XX-5 और एक होता है XX-7। इसमें X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। इसमें जो X की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। इसमें X की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5 और इसमें जो X की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। तो इस प्रकार से जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो 4 टाइप के हो गए, XX-, XX-3, XX-5 और XX-7। इसके अंदर जो X होता है वो बड़ा एटम होता है, हैलोजन का बड़ा एटम होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे जुड़ने वाले एटम से कम होती है। इसी प्रकार से X गैस जो है वो स्मॉल एटम होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे अपना एग्जांपल ले, अगर मान लो XI है तो यहाँ X गैस जो है वो Cl हो सकता है, Br हो सकता है, F हो सकता है, Cl Br F हो सकता है। तो इस प्रकार से X एक बड़ा एटम है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन अदर्स, और X गैस एक छोटा एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अब इस बड़े एटम के साथ कितने छोटे एटम जुड़ सकते हैं ये डिपेंड करता है इनके रेडियस रेशियो पे। जितना इनका रेडियस रेशियो, दोनों का रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा हैलोजन्स इस बड़े एटम के साथ जुड़ पाएंगे। यानी सबसे ज्यादा जो हैलोजन जुड़ेंगे वो आयोडीन के साथ ही जुड़ेंगे, इसलिए आयोडीन जो है IF7 तक बनाता है। ठीक है, अब मैं एक बात और बताऊंगा कि ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं ये इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजन्स। उसका रीजन है इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, वो जल्दी ब्रेक हो सकते हैं और मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर इसके बनाने की बात करते हैं तो जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो सीधे हैलोजन की रिएक्शन करवाने से भी बनाए जा सकते हैं, या किसी एक इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करवा के भी उस इंटरहैलोजन कंपाउंड को किसी दूसरे इंटरहैलोजन कंपाउंड में बदला जा सकता है। यदि हम दो हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं और दो हैलोजन की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अपन ने ले लिया Cl2 रिएक्टर, इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो 437 केल्विन टेम्परेचर पे ये ClF बना लेता है। इसी प्रकार से यदि Cl2 की रिएक्शन F2 के साथ करवाते हैं, लेकिन इस बार हमने F2 थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले लिया तो ये बनाते हैं ClF3 और ये होता है लगभग 273 केल्विन टेम्परेचर। इसी प्रकार से आप आयोडीन की रिएक्शन F2 के साथ करवाओ तो क्या बन जाएगा, IF बन जाएगा, IF बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो हैलोजन की यदि डायरेक्ट रिएक्शन करवा दी जाए तो हमें इंटरहैलोजन कंपाउंड से ऑब्टेन lo जाते हैं। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो चार प्रकार के जो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है और इनकी स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, M+B - C+A/2। ये तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, एक फॉर्मूला है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करेंगे XX गैस की। इस इंटरहैलोजन कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो जो M होता है वो होता है सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम जो सेंटर एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है।
यहाँ V जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो बड़ा हैलोजन है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी V की वैल्यू आ गई 7। यहाँ देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो 0, ये भी 0, क्योंकि C क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, A क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और दोनों ही यहाँ पर नहीं। अपॉन क्या हो गया 2, यानी 8/2 यानी 4 का मतलब इसका एवरेज क्या होगा sp3। तो यानी इसका जो एवरेजेशन है वो sp3 होगा। sp3 के हिसाब से इसकी जो स्ट्रक्चर अपन देखें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जुड़ने वाला हाइड्रोजन एक ही। ठीक है, तो X डैश हमने जोड़ दिया, बाकी 3 बच गए, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 बच गए। तो इसका मतलब वो क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर है लोन पेयर। मैंने लोन पेयर बना दी, लोन पेयर बना दी। लोन पेयर कभी भी ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी X डैश, और यहाँ पर ये 3 मैंने लोन पेयर दिखा दिए, यानी स्ट्रक्चर कैसी होगी लीनियर। तो अपन कह सकते हैं जो X डैश जितने भी हैं उनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। एग्जाम्पल में पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो X डैश 3, इसमें आप देखो जो सराउंडिंग एटम है M की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 है, बड़े एटम से छोटे जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं वो सराउंडिंग एटम है, वो कितने 3 है, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पर जो बड़ा हाइड्रोजन है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है 7, V की वैल्यू 7 आ गई। इस पर कोई पॉजिटिव है क्या, नहीं है, इस पर कोई नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 0, यानी अपॉन में 2, यानी 10/2 = 5, यानी sp3d, यानी इसका जो एवरेजेशन हो गया वो sp3d हो गया। और इस एवरेजेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन क्या इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी है, नहीं, क्योंकि सराउंडिंग एटम तो 3 ही है ना, तो 3 सराउंडिंग एटम यदि अपन जोड़ेंगे तो ये जोड़ते 3, तो यहाँ 2 बच गए, एक ये बच गया, एक ये बच गया, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड नहीं है, यहाँ क्या है लोन पेयर्स है, तो इसके ऊपर क्या है 2 लोन पेयर्स, और लोन पेयर्स ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करते हैं। हाँ, लोन पेयर्स के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, जब इनके बीच में रिपल्सन होता है तो ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये नीचे की तरफ झुकते हैं, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, कुछ ऐसे दिखा सकता हूं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है आपको, बेंट टी टाइप, बेंट टी टाइप। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या ओड नंबर में हो, 3, 5, 7 ओड नंबर में हो, तो उस कंडीशन में जो लोन पेयर्स होते हैं वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे रखे जाने चाहिए, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी शेप कैसी होगी बेंट टी टाइप। तो हमने जितने भी एग्जांपल बताए X डैश 3 सब की स्ट्रक्चर कैसी होगी बेंट टी टाइप। नेक्स्ट है X डैश 5, इसका यदि एवरेजेशन देखें तो यहाँ पर सराउंडिंग एटम यानी M की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ जो बड़ा हैलोजन एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, V की वैल्यू 7 आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव है नहीं, यानी ये क्या हो गया 12/2 यानी 6, यानी sp3d2, ये एवरेजेशन हो जाएगा। तो इस एवरेजेशन के लिए स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन इस कंपाउंड की तो ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ जुड़ने वाले एटम 6 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो जुड़ने वाले एटम 5 ही, तो 5 जोड़ेंगे अपन, तो ये X डैश X डैश X डैश X डैश X डैश,
इसमें तो ये क्या है, लोन पेयर है। तो स्ट्रक्चर किस प्रकार की आ गई, क्योंकि लोन पेयर ज्योमेट्री को डिटरमाइन नहीं करता है, इसलिए स्ट्रक्चर कैसी आ गई, स्ट्रक्चर ये आ गई। और स्ट्रक्चर का नाम है स्क्वायर पैरामीटर, स्क्वायर पैरामीटर, या अपन बोल सकते हैं प्लेनर स्क्वायर पैरामीटर। और जितने भी एग्जाम्पल मैंने x(5) के दिखाए सब की स्ट्रक्चर यही रहेगी। नेक्स्ट है x(7). इनके लिए अगर देखें तो यहाँ पर देखो सराउंडिंग एटम सेवन है, n की वैल्यू कितने आ गई, 7। यहाँ जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 7 है। यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो C की वैल्यू 0 होगी, A की वैल्यू 0 होगी, टोटल हो गया 2n, 14/2n कितने आ गए, 7। 7 का मतलब एवरेशन क्या हो गया, sp3 इस आधार पे शेप कैसी होनी चाहिए, इस आधार पे शेप ऐसी होनी चाहिए, और ऐसी ही होती है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है और यहाँ भी जो सराउंडिंग एटम वो 7 है, तो ये जुड़ गए सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो शेप है वो कैसी होगी, पेंटागोनल बाई पैरामीटर। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका इंटर कंपाउंड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो जो अपना होगा वो होगा ग्रुप 18